नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलोरन टॉप की खास पेशकश रखवाले और मैं हूं निखिल। हमारे साथ आज के गेस्ट संदीप उन्नितन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल और हमारे संदीप दर्शकों को भी। जी। अ, संदीप, आज जब हम बात कर रहे हैं 14 तारीख है, 14 जनवरी, तब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज उसकी घोषणा की है। हमारे पास अब तक ये जानकारी पहुंची है कि 100 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें से 50 पेज ऐसे होंगे जो सार्वजनिक किए जाएंगे इवेंचुअली। रखवाले की टीम ने अभी इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है, बट हमारे पास में वो बिट्स एंड पीसेस हैं जो मीडिया रिपोर्ट से होते हुए आए हैं। और अब हमने एज रिस्पॉन्सिबल नेबर ये तय किया है कि हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में किस तरह के चीजों को तरजीह दे रहा है, क्या इसमें हमारे लिए कोई टेक अवेज हैं, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर जो काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है। संदीप, पहले ओपनिंग रिमार्क्स हम चाहते हैं। शायद सब कॉन्टिनेंट में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये आई है जो हमारे जितने नेबर्स हैं और हमें इंक्लूडेड। बिल्कुल निखिल, ये पहली बार है और ये पाकिस्तान का पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और साउथ एशिया का भी पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। संदीप, 7 साल पाकिस्तान ने इसमें लगाए हैं इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में। सरताज अजीज के टाइम से चल रहा था, 2014 से, अब जाकर के उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। अभी और कुछ विधायी चरण बाकी हैं। पाकिस्तान में एक लेजिस्लेटिव कंसेंसस बाकी है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अब हम तक के पहुंच गई हैं। इस पॉलिसी के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें पढ़ के हमें लगा कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें कहने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। हम देख रहे थे कि वो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, जेंडर की बात कर रहे हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम। इस तरह की सोच आपको क्या दुनिया में और जगह जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज ड्राफ्ट की गई हैं, क्या आप वो भी इसी तरह से एक होलिस्टिक व्यू लेती हैं या फिर एक दूसरे फोकस के साथ आगे बढ़ती हैं? निखिल, ज्यादातर जो है जो भी वर्डेज हमने देखे इस डॉक्यूमेंट में, जो भी हमको देखने को मिला है अब तक, जो ब्रीफिंग्स के जरिए हमें पता लगा है, ये है कि पाकिस्तान की जो थ्रस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी की जो थ्रस्ट है, वो जियो पॉलिटिक्स से लेके अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ लेने की बात कर रहे हैं और एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां भी आप देखो दुनिया में यही फिलॉसफी अपनाया जाता है। जो भी नेशनल सिक्योरिटी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी या मिलिट्री सिक्योरिटी, इट इज द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। नेशनल सिक्योरिटी जो है, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो या हेल्थ सिक्योरिटी हो या ये अदर वेरियस अदर फैक्टर्स दैट गो इनटू एनवायरनमेंट, ऑल दोस फैक्टर्स। तो वो सब देखिए, इट इज यूजुअली holistic policy documents and looking at all the factors that can influence national security of a country. Now पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के लिए अगर ये सारी चीजें जो हमको अभी तक सुनने में आया है, अगर वो इस डॉक्यूमेंट में है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हमेशा हमें देखने को मिलता है कि हम वो कहते कुछ है और करते कुछ है, करते कुछ और है। सो दैट इज द रीजन दैट इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह के स्टेप्स वो उठाते हैं इसको फॉर्मलाइज करने के लिए। इसकी जो वो टेनेट्स उन्होंने लगाए इसमें कि हम पीपल सेंट्रिक होने वाले हैं या इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। क्या वो डिफेंस बजट कट करेंगे या फिर जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हमें अक्सर बात करते रहते हैं, टेररिस्ट खुलेआम छूट दी गई उनको, वो खुलेआम घूम रहे। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारे रिपोर्ट्स है इसके बारे में, क्या उनको वो कर्टेल कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स एक्चुअली ये हमें देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। संदीप, इसमें सिंस हम इंडिया में बैठ करके इस पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा ऑब्वियसली हम यही समझना चाहते हैं कि भारत के लिए इसमें क्या है। और इस डॉक्यूमेंट में एक जगह जो अनरिडैक्टेड पार्ट है, ऐसा बताया जा रहा है, उसमें लिखा है कि 100 साल तक भी पाकिस्तान भारत से कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहता नहीं है। और कम से कम एक इंटेंट उन्होंने दिखाई है इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उनको डिहाइफिनेट करने की, जो कश्मीर के अंदर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर के दो देशों के बीच में इन 70-75 सालों से विवाद चला आ रहा है। अब हम ये जानते हैं कि एक इनर्शिया हिस्ट्री का है जो दो देशों के बीच में घटा है, और एक इनर्शिया पाकिस्तान के स्टेट, डीप स्टेट मिलिट्री का भी है।
क्या ये संभव है कि पाकिस्तान कश्मीर को बैक बर्नर पे रख के हिंदुस्तान के साथ में ट्रेड या दूसरे तरह के संबंध दोबारा स्थापित करे जैसे पुलवामा अटैक से पहले थे? निखिल, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें इस वक्त पता नहीं है व्हाट एग्जैक्टली वो व्हाट देयर इंटेंट इज इन दिस। लेकिन जैसे कहते हैं कि दो चीजें हैं, कैपेबिलिटीज है और इंटेंशन है। कैपेबिलिटीज जो है वो वैसे के वैसे हैं पाकिस्तान में, इंटेंशन जो है रातों रात बदल सकते हैं। तो आई विल अगेन लुक एट इंटेंट, और मुझे लगता है जहां तक कि अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है, उनकी इंटेंशन में कोई बदलाव नहीं आया है। मे बी वो कुछ एक समय के लिए एक पॉज चाहते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करें या इकोनॉमी पे फोकस करें, ताकि वो अपने जो ज्यादा जो कैपेबिलिटीज है उसको रीबिल्ड कर सके। दे ओनली वांट अ स्ट्रेटेजिक पॉज, क्योंकि इकोनॉमी की तो आप हालत जानते ही हैं, पाकिस्तान की क्या हालत है। 150 अरब डॉलर की उनकी डेट है, एक्सटर्नल डेट है। इंटरनल डेट तो 50 लाख रुपए है, और हर साल उन्हें 10-15 अरब डॉलर की लोन्स की जरूरत है सिर्फ वो डेट रीपेमेंट करने के लिए। तो एक तरह से वो पूरी तरह से मोहताज है अलग देशों पर, चाहे वो चीन हो या सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा एक विंडो चाहते हैं कि वो फोकस करे अपनी इकोनॉमी पे, उसको रीबिल्ड करके फिर अपने वो जियोपॉलिटिकल गेम है उस पे वो वापस चलना चाहते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए निखिल कि ये पहले से जो है पाकिस्तान अपने इज बीन वेरी जियोपॉलिटिकली अवेयर, क्योंकि शुरुआत से मिलिट्री वहाँ सत्ता में रह चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स, 75 ईयर्स जो है मिलिट्री सत्ता में रह चुकी है। और अभी भी अगर मिलिट्री चाहे सत्ता में नहीं हो, लेकिन वो फिर एक बहुत ही एक अहम कंट्रोलिंग फैक्टर, इट कंटिन्यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो आई आई वांट टू सी दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि मिलिट्री की क्या अहमियत होगी इसमें, क्या किस तरह की इंडिपेंडेंस दिए जाएंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। इज इट पॉसिबल कि हम पहली बार देखेंगे कि the political establishment gets more importance than the military? I mean, these are of course thinking out aloud, but first thoughts ये है कि पाकिस्तान wants to buy some time और अपनी इकोनॉमी पे फोकस करके अपने लेंडर्स को एक तरह से रीअश्योरेंस देने के लिए कि लुक, हम अभी अच्छे बच्चे बन गए हैं, नाउ हम वी आर नाउ ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमी। एंड तो दैट दिस इज पार्ट ऑफ दैट सिग्नलिंग मैसेज, ये सिग्नलिंग गेम जो है, क्योंकि वो एफएटीएफ पे भी काफी प्रेशर आ चुके हैं उन पे, एंड दे आर अंडर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स मेंट टू टिक सेवरल बॉक्सेस। ये दो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसके, इस डॉक्यूमेंट को निकालने की। संदीप, अगेन जैसा हम दर्शकों को बता ही चुके हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो जितनी जानकारी बाहर आई है इसमें एक शब्द जिसको लेकर के मैं पर्सनली थोड़ा नर्वस हूँ। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ये कहता जरूर है कि वो मिलिटेंसी का शिकार है, टेररिज्म का शिकार है, पर इसमें अब फिर वही है, समय खराब करना हो जाएगा अगर टेरर और पाकिस्तान के रिलेशन पे हम बात करने बैठ जाएं। इसमें एक लाइन है कि मिलिटेंसी को लेकर पाकिस्तान अपने बारे में ये कह रहा है कि वो रिकंसाइलेबल एलिमेंट से डायलॉग की बात करेंगे, और इसे लेकर के हिंदुस्तान में एक चिंता ये है कि क्या ये फिर से गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड लश्कर तैयबा, बैड लश्कर तैयबा, अगर ये उस दिशा में बढ़ने लगेगी तो इसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल निखिल, इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। और जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने बहुत साल पहले कहा था पाकिस्तान की कि आप you cannot keep snakes in your backyard and hope that they will only bite your neighbors. Sooner or later they'll turn around, आपको भी काट सकते हैं। और बिल्कुल यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप ऐसे पॉइजनस स्नेक्स को अपने बैकयार्ड में रखोगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, ट्रेड कहाँ से आएगी, लोग पैसा तो जो है पैसा हमेशा जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इट ऑलवेज लुक्स फॉर सेफ हेवंस, जहाँ पे पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। आप ये नहीं कि आप एक कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, एक इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, और उसके इस कॉरिडोर के बगल में आप मतलब ट्रेनिंग कैंप्स लगाए रखे हो, टेररिस्ट को ट्रेनिंग कर रहे हो। दीज टू थिंग्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड।
तो दे हैव टू एक्चुअली मेक अ वेरी टफ चॉइस कि किस रास्ते पे वो जाना चाहते हैं, वो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं या फिर वो दे हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग दिस गेम जो 1980 से उन्होंने शुरू किया था अफगानिस्तान और रीजन के साथ। अब हम संदीप भारत की ओर आना चाहते हैं। अब हमने देख लिया कि कोडिफाइड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कम से कम पाकिस्तान के पास में है। आपने ये बिल्कुल ठीक बताया कि उनका इंटेंट क्या है, उनके एक्शन से हमको समझ में आएगा। एक पुलिंदा दस्तावेज दे देने से कुछ नहीं होता है। क्या अब ये हमारे थॉट को किसी तरह अफेक्ट करेगा या इम्प्रूव करेगा अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान अपने इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के आधार पे कार्रवाई करेगा? क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे हम भी काम कर रहे हैं, इट्स इन वर्क्स फॉर सो मेनी इयर्स, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल निखिल, और ये जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है कुछ साल पहले आनी थी, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी वो इंचार्ज थे इस कमिटी के, which was supposed to release this white paper on national security, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। अब मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि द चाइनीज अग्रेशन जो 2 साल पहले जो शुरुआत होगी, दैट माइट हैव ब्रॉट इन सम अनएक्सपेक्टेड चेंज इन आवर आउटलुक। जो क्योंकि अगर आप एक पॉलिसी निकालते हो एंड यू आर साइलेंट अबाउट द militant China, aggressive China, then उस पॉलिसी का कोई अहमियत नहीं होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक दैट process has taken a bit of a backseat because of what has happened in the last 2 years और कोविड के आने की वजह से। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, लेकिन इस डॉक्यूमेंट का ना होने से कोई ज्यादा मुझे ये नहीं दिखता है इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट, क्योंकि वो जो आरएम के ऑप डायरेक्टिव्स है, रक्षा मंत्री operational directives, those are already in place and that will continue until the time we can get a new national security policy. लेकिन ये नहीं है कि you cannot do without it, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है तो उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के दायरे में एक मिलिट्री सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी और उस मिलिट्री पॉलिसी के बाद हम फोर्स प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स से हम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं एंड देन फ्रॉम द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स यू कैन गो डाउन टू द tactical level and theater level and all that. So that really helps planning and focusing all of that. Or this was actually underway in many different ways. जैसे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वो प्लान कर रहे थे ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, वो फोर्स प्लानिंग पे बात कर रहे थे। एनएसए डोवाल साहब इज लुकिंग एट द overall national security strategy more at the political level, and this all would have come through, was supposed to have come through in the last 1 or 2 years, अब तक हुआ नहीं है। अगर वो हो जाएगा it's a very good thing because it's time now, because of paucity of funds, the way the economy is, आपकी जो need to focus on human development indicators, all of that, it's really important to get a national thing. And most important मैं समझता हूँ निखिल कि हमारी ये जो डिफेंस स्पेंडिंग है हमें उसे ऑडिट करनी चाहिए कि हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन इट, कि हम क्या इस स्पेंडिंग से ज्यादा सुरक्षित है या नहीं है, कि what you can do to change our spending priorities. क्या we need to spend more on the army, less on the army, all of these things will come in. All these things need to be worked out as soon as possible. संदीप, एक चीज अगेन ये फिर बिल्कुल स्पेकुलेशन की दिशा में जाने वाली बात है। हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसके एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसको जो ऊर्जा मिलती है, उसको जो खाद पानी मिलता है, वो आता है उसका अट्रिशन विद इंडिया, जो एक बोगी है कि भारत के पास दूसरे कोई काम नहीं है उन्हें परेशान करने के अलावा, और वो चीज उनको फीड करती है, पावर में बना के रखती है। अगर हम इनके सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जितनी बातें प्रेस में रिपोर्ट हो रही हैं उससे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उन सारी चीजों को सुधारने की कम से कम कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जहां इंडिया से स्पेसिफिक वहां पे बात आती है। क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? पाकिस्तान जिस तरह का देश है, जिस तरह वहां पे आर्मी स्टेट, डीप स्टेट की संरचनाएं जिस तरह से चलती हैं, क्या ये संभव है कि हिंदुस्तान के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप, जिसकी वो कुछ प्री कंडीशंस भी बता रहे हैं कि बातचीत एक सही दिशा में बढ़नी चाहिए, चाहे उनको कश्मीर से इतर बात करनी पड़े, क्या रियलिस्टिकली आपको पॉसिबल लगता है जो फिलहाल इस रीजन में चल रहा है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चीन?
निखिल, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है बातचीत हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अगर कुछ बेसिक, इफ सम बेसिक कंडीशंस आर मेट, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि इट्स नॉट इन आवर इंटरेस्ट एक्चुअली। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर देयर वाज अ सीज फायर ऑन द LOC, क्योंकि यू कैन नॉट हैव टू हॉस्टाइल बॉर्डर्स, वो है। तो दैट इज वन रीजन व्हाई India would also want some kind of reduction of tension with Pakistan. That will allow us to focus a little more on China. ये नहीं कि हम चाइना पे ध्यान दे रहे हैं और पाकिस्तान ने कुछ कर दिया बैक से, so that kind of thing should not be able to allow to happen. So मुझे लगता है in the short term at least there would be some possibility of forward movement, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान has to demonstrate some kind of concrete steps on the ground. कुछ ठोस कदम उनको उठाने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई, मुझे नहीं लगता है कुछ बातचीत शुरुआत भी कर सकते हैं। बिकॉज वो जो टेररिज्म की हम बात करते रहते हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म जो हम सरकार कहती है कि इट्स ऑलरेडी इट इज नॉट बीन डिसमेंटल, वो लगातार कैंप्स बने हैं। हमने कुछ दिन पहले वो सैटेलाइट फोटोज भी देखे हैं जबा टॉप के बालाकोट में, वो कैंप्स एक्चुअली बढ़ गए हैं। दे हैव एक्चुअली सब रिपेयर करके चुस्त तंदुरुस्त बैठे हैं वहाँ ये जैश के जो मिलिटेंट्स हैं। So there has been no reduction in their infrastructure or in their intent, whatever. So that is a big stumbling block, निखिल। जब तक ये जो डीप स्टेट की आपने जो बात की है, जब तक उन्होंने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए to show that they are at least serious about curbing terrorism, using terrorism as a strategy, there cannot be any progress. But at the same time, I'm still hopeful there will be some kind of forward movement in talks between India and Pakistan. ठीक है, इस विषय से संदीप अब अगले विषय की ओर चलते हैं। आर्मी की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आपने भी जरूर उसकी जानकारियां देखी होंगी। सेना प्रमुख हर साल रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हैं, अपनी तरफ से अपना एक संदेश देश के लिए वो देते हैं। वो सारी चीजें भी हमको दर्शकों ने देखी हुई हैं। जितनी चीजें हमको उनके तमाम जो जवाब प्रेस में आए हैं उससे समझ में आई है कि उन्होंने अपनी फोर्स को एक तैयार दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने अश्योर किया है कि जितने चैलेंजेस उनके तरफ दिए गए हैं वो उनको टैकल कर सकते हैं। लेकिन संदीप, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने ये देखा कि कोई स्पेक्टैकुलर अनाउंसमेंट या कोई स्पेक्टैकुलर चेंज की बात आर्मी चीफ ने नहीं की, या कोई बहुत टॉल प्रॉमिस उन्होंने नहीं किया। क्या ये इस वजह से है कि हम अभी 2 साल से एक ऑपरेशनल सिचुएशन में फंसे हैं और उससे आगे सोच नहीं पा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे? एब्सोल्युटली निखिल, इनफैक्ट 2 साल के जो ये डिप्लॉयमेंट है, शायद पहले कभी इस तरह की डिप्लॉयमेंट हमने देखा नहीं है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन आई थिंक ऑप पराक्रम की जो डिप्लॉयमेंट हमने किए थे 2001 में, क्योंकि ये तो एक तरह से एक हाई ऑल्टीट्यूड ऑप पराक्रम की डिप्लॉयमेंट है। पूरे LAC को हमने एक्टिव कर दिया है और नॉर्थ अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में, और सारे ट्रूप्स अलर्ट है। So it's just now, how long can this continue, Nikhil? वही एक सवाल उठता है इस पर कि how long can you keep troops at such high altitudes, at such advanced alert states? So this is a very big question, Nikhil, और खास करके जो हमें सैटेलाइट फोटोज देखने को मिलते हैं every now and then, it does not point to China withdrawing or reducing or drawing down troops. उल्टा जो भी हमें देखने को मिला है पिछले 2 साल में, उनकी जो प्रेजेंस है लगातार बढ़ती जा रही है। बेसिस बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग इंक्रीज्ड, और हैबिटेबल दैट हैबिटेशन कंडीशन, हैबिटेट विलेजेस चाहे बेसिस ट्रूप्स के लिए जिस तरह से वो उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है, वी हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट मेनी इयर्स। और इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग आल्सो निखिल, क्योंकि हमेशा चाइना की स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी ये डिस्कस किया, पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद फिर मिलिट्री कोअर्जन शुरू करते हैं। तो दिस अ वेरी रूटीन पैटर्न। साउथ चाइना सी में भी बिल्कुल ऐसे ही किया उन्होंने। पहले साउथ चाइना सी में कोई डिस्प्यूट नहीं था जब तक कि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात नहीं की। जब वो बेसेस उन्होंने बना दिए,
वो रीफ्स पे आइलैंड्स बना दिए। आइलैंड्स के बसने के बाद फिर उन्होंने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन टिबेट आल्सो। उनकी जो बॉर्डर पॉलिसी है व्हिच कम इनटू इफेक्ट इन द 1st of Jan. So I think this is a lot of confluence of multiple factors, Nikhil, and इसलिए sorry, इसलिए आर्मी चीफ को because of all of these reasons he could not make those kind of spectacular announcements. Right now we are in a very एक तरह से एक डिफेंसिव सिचुएशन में हम चाइना के साथ, because that eyeball to eyeball confrontation is still on. And the only good thing out of all of this, Nikhil, so far is that we have held our ground. हम पीछे नहीं हटे, and that ये जो बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है. You had a 15th round of talks. You probably have many more rounds as well. संदीप, एक प्रोफेशनल आर्मी से ये भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि जब किसी एक बड़ी ऑपरेशनल सिचुएशन में वो फंसे तो उसको डील करे वन, बट वो जो अपनी बाकी फैकल्टीज हैं उनको बचा के जो बिगर पिक्चर है, जो उनका लंबे समय की प्लानिंग है, उसको भी वो साथ साथ कैरी आउट करते रहे। क्या पिछले 2 सालों में आपने सेना के अंदर इस इंटेंट और एक्शन को देखा है कि विल डील विद व्हाटएवर हैपेंस एट द LAC, लेकिन हम जो अपने रिफॉर्म प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं सेना की बेहतरी के लिए, हम उनका इम्पेटस कम नहीं होने देंगे किसी भी तरह से? Nikhil, now this is a bit of a complicated question, क्योंकि जो reform process General Rawat कर रहे थे, actually जो military restructuring and all was being done by him. There are two reforms here. One is that the army की जो internal reforms है, the other is the restructuring of the commands and the theater commands. That the first is being done by the army, the second is being done by the CDS. तो CDS की जो reform restructuring है, that has slowed down a little bit because of the untimely demise of General Rawat. But overall, my sense is that there has been a slowing down in the reform of the army also, because you are no longer in a peacetime situation. You are in a virtually in full ops mode. At least आपके 2 command जो है, they are fully engaged, northern and eastern, facing China. तो इस situation में it is very difficult for you to be able to spare troops, or to nobody will want to restructure any of these commands right now, जबकि आपकी almost like an eyeball to eyeball confrontation चल रहा है. So my sense is that ये जो reform process है, that has slowed down a bit in the last 1 or 2 years. जिस तरह से हम बात कर रहे थे about pre-2020 about army reforms and all that अगर आपने देखा भी होगा तो that noise, that chatter has completely come down now. It is now all about holding the line, कि we should not be found wanting, and it's a very difficult situation, Nikhil. और अगर हम इसको अचीव करते हैं तो it will be a process that's called reforming under fire. और जब आप अंडर फायर हैं या टेंशन के दौर पे आप अगर अपने आप को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, it's going to be extremely difficult. And militaries generally are very traditional because of the task that they have to undertake, and they will not want to restructure, break up formations, change commands and all that when you're looking at a situation with China. इसीलिए जब तक there is no breather in this crisis, जो लद्दाख वाली जो crisis है, जब तक we don't pull back or there is some breakthrough in talks, I don't see the reform process going ahead at the speed at which it was supposed to. तो संदीप, अगर हम मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कि चीन ने जो भी LAC पे किया है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है और अब वो वहां से वापस नहीं जाने वाले हैं, बाय फोर्स डिसलॉज कर दें, उस तरह की स्थिति फिलहाल नहीं बन पा रही है। ये 99 नहीं है और वो कारगिल भी नहीं है, LAC है, दूसरा एडवर्सरी है, दूसरे सिचुएशन से। अगर ये लंबे समय तक खिंचता चलता है तो मैं अभी फिलहाल आर्मी के इंटरनल रिफॉर्म, सिर्फ एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, कितना समय अभी आर्मी के पास, कब तक आर्मी डेफर कर सकती है अपने रिफॉर्म प्रोसेस, अपने रिफॉर्म प्रोग्राम्स को, अगर ये सिचुएशन लंबी खिंचती है? और क्या अगर हम रिफॉर्म नहीं करते हैं तो उसके कोई दूसरे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? लेकिन जो रिफॉर्म प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, आर्मी की जो इंटरनल रिफॉर्म्स है, दैट वाज स्टार्टेड बाय जनरल रावत उनके टाइम में, बेसिकली कटिंग डाउन ऑन मैन पावर,
doing away with a lot of formations and all that. That is the reform process. और integrated battle groups की जो बात कर रहे थे वो. Now this is again, I don't have any information on this, but my personal belief is जो IBGs का जो creation है, that would definitely have been slowed down, because जब आप if you're almost ready to go into battle, you will not want to experiment. So you will want to go with whatever is आपकी जो set solid ये formations है, चाहे वो divisions हो या brigades हो, all of that you will go with whatever you have. China ने ये सब शुरू किया after they completed their entire military reforms. और कुछ ऐसे ज्ञानी लोग थे सरकार में जिन्होंने मुझे बताया कि आप अगर इस चाइना की जो मिलिट्री रिफॉर्म्स को आप स्टडी करोगे, they have started somewhere in 2012-13 शी जिनपिंग के आने के बाद, और उन्होंने ये भी कहा, प्रेडिक्ट किया था ये टाइमलाइन की कि आफ्टर दे फिनिश दिस मिलिट्री रिफॉर्म वो हमें आजमाएंगे 2020-2021 के टाइम फ्रेम में. तो जो विंडो हमारे पास था, that 7 or 8 years, that window is closed, and now we are now stuck because China would not have done these ये muscle flexing वो तब तक नहीं करते जब तक कि उनकी military reforms complete नहीं हुए. And in fact वो 2016 के बाद they were exercising with these new formations Tibetan plateau पे, और exercise का 16, 17, 18, 19 and finally 20 में वो आके उन्होंने mobilize कर दिया. So that is the problem now, Nikhil. I mean, I don't see a long term जब तक ये situation चलता रहेगा, I don't see any major changes coming in the Indian Army in terms of restructuring or reorbiting. At best हम देखेंगे कि कुछ forces यहाँ से वहाँ shift कर देंगे. एक corps already shift कर चुके हैं, वो Northern Command के under एक strike corps. Elements of one strike corps have been moved up. Possibly another strike corps could be moved up. इस तरह के they will do some reorbiting, but structural changes in a time when you're looking at a border standoff बहुत मुश्किल. एक सप्लीमेंट्री सवाल, सिंस अब रिफॉर्म की बात छिड़ी गई थी, ये रखवाले के आज के एजेंडा का हिस्सा नहीं था. हम आर्मी की बात कर रहे थे. आर्मी के पास एक कॉम्पिटेंट जनरल है जो लीड कर रहे हैं, वो रिटायर होंगे. आर्मी के पास एक लाइन ऑफ सक्सेशन है, उनके सक्सेसर हैं, उनके सक्सेसर भी हैं. मोर और लेस हमें पता है कि इनके बाद कौन बनेंगे, उनके बाद कौन बनेंगे. बट सीडीएस जनरल बिपिन रावत के देहांत के बाद से वो जो चैटर था कि ये एक ऐसा पद है, हम बिल्कुल इसे 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हमारा वो रिफॉर्म प्रोसेस बहुत जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. अब वो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है उसकी जगह ले ली है एक काम ने. एक बहुत लंबा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, हम नहीं जानते कहाँ. लेकिन अब वो बात ही डाई डाउन हो गई है कि वी नीड ए सक्सेसर टू जनरल रावत. आपकी क्या जानकारी है जो आपके अंदर खाने बात होती है साउथ ब्लॉक में, किस वजह से इस चीज को डेफर किया जा रहा है? Nikhil, we still don't know why the whole process has been delayed. There's one news that I just heard today is that most likely it will be announced maybe by next month. ऐसा सुनने को आया. That's just, I mean, I have yet to confirm this, but it can happen very quickly. In fact, a lot of us, हम बहुत ही optimistic थे कि बहुत जल्द वो announce करेंगे as soon as General Rawat had passed away. लेकिन सरकार का क्या है, कुछ दूसरा ही मन था इस इशू में. But apart from that, Nikhil, is a very important year also. 2022 very unusual year है क्योंकि not only are they looking at appointing the chief of defense staff, नए army chief को भी उनको appoint करना है, और पहली बार हम वो जो integrated theater commands की बात कर रहे हैं, that a lot of appointments have to be made there as well. So my gut feeling is that they want to look at overall holistic picture की कौन कहाँ पर जाएगा, कौन किस कमांड में जाएगा, who will head which theater, who will be the CDS army chief. I think they want to make a overall decision at the same time. So that is why one possible reason is that this is why it is taking time. If the army chief is elevated as CDS, then अगर वो इस month में उनको elevate किया जाता है तो then automatically there will be other people who will come in to become the army chief. क्योंकि जब भी whenever there is an untimely death of a senior military person, the whole system goes through a very big change. So my sense is the government is trying to absorb this.
एंड 2022 एक लाइक आई सेड वो एक इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि उनको ये जो थिएटर कमांड्स है उनको अनाउंस करने थे. दे वुड अनाउंस द CNCs at least of the theater commands, so that they would start the process of formation of these commands by this year, or by 2023-24 they would have completed the raising. So there are lots of very important appointments this year. So like I said कि ये हो सकता है कि सारे appointments एक साथ वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि what is the picture that will emerge maybe by this year or by next year. The entire military hierarchy will change. नए एक CDS आ जाएगा, नए आर्मी चीफ, नए थिएटर कमांडर्स. So what is the structure going to be? So it is possible that they are looking at this new structure rather than just one appointment. Makes sense. मतलब हो सकता है कि वो जो pool of generals और एयर चीफ मार्शल्स और नेवी चीफ जितने भी जो उनके पास पूल है उसमें से वो सबको कहाँ किसको क्या एडजस्ट करना है एक बार वो तय करने के बाद में शायद उस बारे में सोच रहे हो. मेक सेंस अगर इस तरह से हो रहा है तो. संदीप, अंतिम विषय जिस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं, आप ही के मार्फत, अभी रखवाले की इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले भारतीय वायुसेना ने 8 दिसंबर के रोज सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो चॉपर क्रैश हुआ था उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी कर दिया है. अब से कुछ देर बाद दर्शक उसे देख भी लेंगे. हम आपकी रिमार्क्स चाहते हैं. हमने रखवाले की पिछली ही किस्त में डिस्कस किया था, तब हमारे पास में सर्विस का वर्जन नहीं था, अब है. तब से लेके अब तक संदीप, आपकी समझ जो इस हादसे को लेकर है, जिस तरह से सर्विस और गवर्नमेंट ने इसे डील किया है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है या फिर जो हम पहले से जानते थे उसी को एक तरह से रिटरेट कर दिया गया? निखिल, जो हमने कुछ एपिसोड पहले डिस्कस किया था, बिल्कुल वही सामने देखने को मिल रहा है हमें कि जो IAF ने अभी जो एक बयान जारी किया है, saying that it is basically a result of entry into clouds due to unexpected change in weather conditions led to spatial disorientation of the pilot, resulting in controlled flight into terrain. So this is exactly what we had discussed also हमारे एपिसोड में शिव के साथ. And my statement would be again the same, Nikhil. जो last time हमने कहा कि you cannot just let this एक one para statement announce करके आप you can't move ahead. I think there has to be a more detailed briefing about what exactly happened, what are the sequence of events, what were the decisions that were taken, pilots ने क्या decide किया हमने, what was the training that was given, were they trained for this kind of a scenario, what was who was the supervisory authority जब वो take off किया था, what was the weather like at that time, did the weather change overnight. So it really requires a very detailed statement, Nikhil. और इस तरह के 2 पैरा आप रिलीज करके it's absolutely bad form to just release a short statement like this. जैसे हमने डिस्कस किया था उस एपिसोड में, at least you can consider releasing the crash inquiry. कुछ पोर्शंस आप रिडैक्ट करके आप रिलीज कर सकते हैं ताकि हमें सब तसल्ली हो जाए कि this kind of an incident will never be repeated. Or what are the findings of this, based on which are we changing the training patterns, are we changing the VIP, VVIP movements, the flight patterns, how they will react in a certain situation or in any other situation like that. What are the changes in your team? You cannot say it's just one more crash and life goes on. So this actually calls for a very deeper statement, a more detailed inquiry. I mean, it's really tragic incident जो भी हुआ. It's one of the worst crashes in recent years, and I think my only hope is that उन्होंने कहा है कि preliminary findings उस पे ये statement release किया है. They should actually work on getting the full report and putting it before the public so that we can have a debate and make the case rest, or get suggestions that can be implemented out of this. On that note, संदीप रखवाले की इस किस्त को भी हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं. हम खूब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, दर्शकों को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं. आप कोविड से लड़ रहे हैं, बावजूद इसके आपने इस रिकॉर्डिंग के लिए टाइम दिया है. आपकी उम्र लंबी रहे, आप जल्दी ठीक हों. और शिव की तबीयत भी खराब है, शिव को भी कोविड हुआ है. हम चाहते हैं हमारे पैनल में दोनों गेस्ट्स जल्दी अच्छे हों और जल्दी हम दोबारा पूरे पैनल के साथ में रखवाले दर्शकों के लिए इसी तरह प्रेजेंट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद निखिल. थैंक यू. और हमारे दर्शकों को भी आप प्लीज स्टे सेफ, स्टे मास्क्ड एंड बी केयरफुल.